दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया, नाकामयाब किया उनकी चालों को, श्रद्धा सुमन अर्पित उन साहसी निडर भारत भूमि के लाडलों को। आज सुबह से आप लोग सोशल मीडिया पर विजय दिवस की गूंज सुन रहे होंगे। इतना तो आप सबको पता ही होगा कि विजय दिवस को क्यों मनाया जाता है। यह वही दिन है जब पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भारत के सामने अपना घुटना टेक दिया था। 16 दिसंबर को ही वह दिन था जब दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के उदय होने का ऐलान हो गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 1971 में ऐसा क्या हुआ कि भारत को पाकिस्तान के साथ मजबूरन युद्ध करना पड़ा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम के बारे में भी बताएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर 4 मशाल जलाएंगे और वह मशाल अगले 1 साल तक पूरे देश में घुमाई जाएंगी। आगे इस वीडियो में हम आपको उन 93,000 बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों की कहानी बताएंगे कि कैसे भारत ने उस युद्ध में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 16 दिसंबर 1971 के पहले विश्व में बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। बांग्लादेश को उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के सैन्य तानाशाही ने अपने ही देश के पूर्वी हिस्से में बसे लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उस समय एक नाम काफी चर्चित है जिसे पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह याहिया खां के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि याहिया खां अपने ही देश के पूर्वी हिस्से में बसे लोगों का हर संभव दमन कर रहा था। 25 मार्च 1971 को याहिया खां ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य ऑपरेशन को तेज करते हुए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने लगा। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में एक आंदोलन भी चल रहा था जिसकी अगुवाई शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और फिर आंदोलित जनता को बलपूर्वक कुचलने का काम किया जाने लगा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए और वे अवैध तरीके से भारत में भी घुसने लगे। भारत सरकार ने जब स्थिति को समझा तो उसके ऊपर इस मामले में हस्तक्षेप करने का दबाव महसूस हुआ। कहा जाता है कि उस समय के सेनाध्यक्ष रहे जनरल मौनिक शाह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बातचीत किया। तत्कालीन सेनाध्यक्ष मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी को बताया कि फिलहाल भारत के पास पुल निर्माण करने की क्षमता नहीं है और मानसून दस्तक देने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया कि ऐसे समय में पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता है कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने साफ कह दिया था कि अभी वह युद्ध में नहीं उतरेंगे क्योंकि भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने कहा कि जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और मौसम हमारे अनुकूल हो जाएगा तब ही वह युद्ध में उतरेंगे। इन सारी बातों पर चर्चा चल ही रहा था कि 3 दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। अचानक उनके पास खबर पहुंचा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा के साथ साथ कई अन्य बड़े हवाई अड्डों पर बमबारी शुरू कर दिया है। इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जवाबी हमले का योजना बना लिया। दरअसल इस युद्ध की पृष्ठभूमि कुछ महीने पहले से ही लिखी जा रही थी। 31 मार्च 1971 को ही भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंगाल के लोगों को मदद देने की बात कह दी थी। पाकिस्तान के अत्याचारों से सामना करने के लिए बांग्लादेश में यानी कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई, जिसे भारतीय सेना के साथ साथ भारत सरकार ने पूरा मदद दिया। कहा जाता है कि इसी बात से नाराज होकर पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारत के 11 एयरबसों पर हमला कर दिया था और इसी हमले के बाद 3 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारत इस युद्ध का हिस्सा बन गया। 4 और 5 दिसंबर की रात को ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के हमले से पाकिस्तान के 4 पोत डूब गए थे, तो वहीं 500 से ज्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक मारे भी गए थे। इस ऑपरेशन के पीछे का मकसद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना था। दरअसल पाकिस्तान में कराची बंदरगाह व्यापार के लिए काफी अहम हुआ करता था और भारतीय नौसेना का मकसद था कि कराची में पाकिस्तानी नौसेना के अड्डे पर हमला बोला जाए। भारतीय नौसेना ने इस हमले में कराची स्थित हार्बर फ्यूल स्टोरेज को तहस नहस कर दिया था। इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद भारतीय नौसेना ने 8 और 9 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने
कराची बंदरगाह पर हमला कर वहां पर मौजूद पाकिस्तानी जहाजों को तहस नहस कर दिया था। सबसे अच्छी बात थी कि इन सब ऑपरेशन के दौरान एक भी भारतीय जहाज को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं आया था और इसी सफलता के कारण हर साल 4 दिसंबर को भारत में नेवी डे भी मनाया जाने लगा। 14 दिसंबर को भारतीय सैनिकों के पास खुफिया जानकारी मिली कि ढाका के गवर्नमेंट हाउस में पाकिस्तान के कुछ बड़े अधिकारियों की बैठक होने वाली है। पाकिस्तानी अधिकारियों के बैठक के दौरान ही भारतीय सेना के मिग-21 विमान ने बम गिराकर गवर्नमेंट हाउस को उड़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए 15,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। 16 दिसंबर को भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मोनिक शाह ने पाकिस्तानी जनरल JFR जैकब को संदेश भिजवाया कि वह आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। उस समय पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी के पास ढाका में लगभग 26,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। वहीं भारत के पास वहां से 30 किलोमीटर दूर सिर्फ 3,000 सैनिक मौजूद थे। आत्मसमर्पण कराने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचे। उसके बाद पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने अपना रिवाल्वर और बिल्ला लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के हाथों में दे दिया। दोनों अधिकारियों ने दस्तावेज पर अपने अपने हस्ताक्षर किए और इस प्रकार से लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 17 दिसंबर के दिन युद्ध बंदी बना लिया गया। इसी के साथ एक नए देश के रूप में बांग्लादेश की नींव भी पड़ गई। कहा जाता है कि जब पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने अपना रिवाल्वर और अपना बिल्ला भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंपा था, तब उसके आंखों में आंसू भर आया था। हालांकि भारत ने इस युद्ध को जीत लिया था और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का उदय हो चुका था, लेकिन भारत ने जीते हुए जमीन और बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते के तहत बाद में आजाद कर दिया। यही वह युद्ध था जिसने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया। तो वहीं इसके बाद हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाने लगा। विजय दिवस के अवसर पर जनता जंक्शन की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।